अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है उसकी भी कोशिश जो है सबसे ज़्यादा जो उसका फोकस है वो गवर्नेंस को बेहतर बनाने पे है। तो इस वजह से जो गुड गवर्नेंस है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है इस पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन गवर्नेंस की कि व्हाट इज़ गवर्नेंस। गवर्नेंस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर टू मैनेज द कंट्रीज रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पब्लिक। कि गवर्नेंस जो होती है वो क्या है, वो है अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना, इकोनॉमिक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है उसको किस कहाँ कहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर्स में और किस लिए, ताकि मैनेज किए जा सकें कंट्री के रिसोर्सेज। और मकसद क्या हो कि ताकि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो आसान लफ्ज़ों में इकोनॉमिक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है उसको यूज़ करना लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, दिस इज़ गवर्नेंस। ये है आसान सी डेफिनेशन और एक कंप्लीट डेफिनेशन। और उसके बाद हम दूसरी चीज़ जो देखते हैं दैट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। कि गुड गवर्नेंस की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो नंबर वन अकाउंटेबिलिटी है कि सबसे पहली जो खसूसियत है वो गुड गवर्नेंस के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है। हम वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनको हम देख सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम होती है। आम बंदा भी वही सज़ा पाता है, बल्कि वज़ीर आज़म या सदर भी वही सज़ा पाता है अगर वो जुर्म करता है जो कि एक आम बंदे को दी जाती है। तो अक्रॉस द बॉर्डर जो है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी गुड गवर्नेंस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी करे, तमाम जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो एफिशिएंटली पूरी करे। ट्रांसपेरेंसी हो, जो वो काम कर रही है अप टू डेट रखे पब्लिक को, मीडिया को, और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाए जिसके ज़रिए अकाउंटेबिलिटी हो सके। फिर नंबर थ्री सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सर्कुलेशन करना, वेल्थ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये तमाम चीज़ें, इंडस्ट्री को रिवाइव कराना। तो उससे क्या होगा, जब एम्प्लॉयमेंट आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होगी, तो सोशल डेवलपमेंट होगी, लोगों की माशी हालत जो है बेहतर होगी, और इससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ते बढ़ते वो एक सोशल डेवलपमेंट आ जाएगी और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आ जाएगी कंट्री के अंदर। तो ये किसकी खसूसियत है, गुड गवर्नेंस की। फिर नंबर फोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी नेशनल अफेयर्स। कि गुड गवर्नेंस की एक खसूसियत ये भी है कि उस मुल्क को हम कहते हैं कि वहाँ पर गुड गवर्नेंस है जो कि अपने नेशनल अफेयर्स के अंदर सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करती है। उसकी एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो वो ब्रेग्जिट की होगी। कि ऐसा इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट आई और उसने डिसाइड किया कि हम यूरोपीय यूनियन से निकलना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने क्या किया, रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम के रिज़ल्ट में जब उनको ये रिज़ल्ट मिले कि अवाम जो है, ज़्यादा अवाम ये चाहती है कि वो ब्रेग्जिट हो जाए, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ब्रेग्जिट में जाएंगे। तो ये इन्वॉल्व किया उन्होंने सिविल सोसाइटी को। और इससे क्या पता चलता है कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो गुड गवर्नेंस कर रही है। तो ये गुड गवर्नेंस की करैक्टरिस्टिक्स है। फिर नंबर फाइव पे डिस्करेजमेंट ऑफ मोनोपलीज एंड कार्टल्स। जो माफिया है, जो मोनोपलिस्ट हैं, वो उनको डिस्करेज करना। जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि चीनी माफिया है, इसी तरह टैंकर माफिया, और इस तरह की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। तो उसमें क्या है, उसको डिस्करेज करना, उनको कंट्रोल करना, लॉ मेकिंग करके उनको इरेडिकेट करना, ये भी गुड गवर्नेंस की एग्जांपल है या उसकी करैक्टरिस्टिक है। गुड गवर्नेंस जहाँ पर होती है वहाँ पर मोनोपलीज और कार्टल्स नहीं होते। फिर नंबर सिक्स इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना, डेवलप करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, गवर्नमेंट की। और गुड गवर्नेंस तभी होगी जब अच्छा इन्वायरमेंट होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, फॉरेन और डोमेस्टिक जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तमाम फैसिलिटीज़ होंगी जिससे बिज़नेस जो इन्वायरमेंट है वो डेवलप होगा। तो ये करैक्टरिस्टिक हैं किसकी, गुड गवर्नेंस की। अब गवर्नेंस मॉडल उसके बाद हम देखेंगे कि एक अच्छी गवर्नमेंट किस गवर्नेंस मॉडल को फॉलो करती है। उसमें ये होता है कि एक सोसाइटी जो है वो
इलेक्ट करती है अपने वोट्स के ज़रिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, और वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट फिर फर्दर क्या करती है, वो ऐसी पॉलिसीज़ और लॉ मेकिंग बनाती करती है जिससे वो एडमिनिस्ट्रेशन से वो काम कराती है, ब्यूरोक्रेसी से वो काम करवाती है, जिससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो, सोसाइटी के पब्लिक के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों। तो इस तरीके से ये एक मॉडल होता है। सोसाइटी वोट देकर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लाती है, वो फिर आगे ऐसे पॉलिसीज़ बनाती है जिससे वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाती है। सबसे बाद जो है जस्टिस सिस्टम होता है, बाबा रहमता जिसको हम कहते हैं, कि रूल ऑफ लॉ को वो मेंटेन कराता है। और अगर पॉलिटिशियन कोई गलत पॉलिसी बनाते हैं तो उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है, और एडमिनिस्ट्रेशन गलत करती है तब भी चेक है। तो इस तरह एक गवर्नेंस मॉडल बनता है। फिर फिस्कल अकाउंटेबिलिटी है कि मुल्क के अंदर एक अच्छी गवर्नमेंट जो है या अच्छी गवर्नेंस के अंदर फिस्कल अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाती है, कैसे बजट बनता है, फिर उसको मेंटेन और फिर उसके ऊपर ऑडिट करना, ये सब चीज़ें अच्छी गवर्नेंस के अंदर कैसे होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जब बजट बनता है तो कैबिनेट कोई पॉलिसी बनाती है जिसके तहत बजट बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ बजट, उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। नंबर 2 पे पहले पॉलिसी बनी, फिर उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट बनाया। नंबर 3 फिर ये किया कि उस बजट को फिर प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में और वहाँ से अथोराइज़ करवाया। जब अथोराइज़ हो गया, पास हो गया बिल, तो अब एग्जेक्टिव जो है वो उसको स्पेंड करेगी, खर्च करना फिर हुकूमत का काम है। अब हुकूमत जब खर्च कर चुकी है तो कंट्रोलर जनरल अकाउंट जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने पैसे किस किस तरीके के साथ खर्च हुए। फिर ऑडिटर जनरल जो है वो उन अकाउंट्स को फॉलो करते हुए ऑडिट रिपोर्ट बनाता है कि पैसे कैसे मैनेज हुए, कहीं करप्शन तो नहीं हुई, मिसमैनेजमेंट तो नहीं हुई। जितनी रिपोर्ट होती है वो सारी ऑडिट रिपोर्ट बनती है, जो ऑडिटर जनरल बनाता है। वो फिर पार्लियामेंट्री एक कमेटी होती है जो कि फॉलो करती है उस रिपोर्ट को, और वो पार्लियामेंट के ज़रिए उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो फिर एग्जेक्टिव को अकाउंटेबल ठहराती है इस ऑडिट रिपोर्ट की बेस के ऊपर। तो इस तरीके के साथ पाकिस्तान में भी यही फॉलो किया जाता है, और ये एक अच्छी गवर्नेंस के लिए ये एक मॉडल है फिस्कल अकाउंटेबिलिटी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्ज़ामिनर के ऊपर। फिर अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप है। अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है वो ऑडिट रिपोर्ट की बेस के ऊपर एग्जेक्टिव को अकाउंटेबल ठहराती है। ये एक अकाउंटेबिलिटी का रिलेशन है कि कैसे पार्लियामेंट एग्जेक्टिव को ऑडिट रिपोर्ट की बेस के ऊपर अकाउंटेबल ठहराती है, या एग्जेक्टिव कैसे पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होती है। ये अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप है। फिर नंबर 6 ए अच्छी गवर्नेंस के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो जो मैं बताता जा रहा हूँ। फिर नंबर 6 पे कुछ फाउंडेशंस हैं गुड गवर्नेंस की, कि किन बुनियादों के ऊपर एक अच्छी गवर्नेंस की जा सकती है। नंबर 1 पे फ्रीडम, कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो लोगों को मिलने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्री जुडिशरी हो। गवर्नेंस वो अच्छी होगी, वो गवर्नमेंट अच्छी गवर्नेंस करेगी जो लोगों को फ्रीडम देगी, डेमोक्रेटिक राइट्स देगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को होगा, वो मीडिया के ऊपर आकर, रोड्स के ऊपर आकर गवर्नमेंट को कुछ कह सकें, वो गवर्नमेंट को अपनी बात कह सकें, या उनको इन्वॉल्व किया जा सके नेशनल अफेयर्स के अंदर। इसी तरह जुडिशरी फ्री होगी, कंट्रोल जब नहीं होगी तो वो चेक एंड बैलेंस रखेगी हुकूमत के ऊपर, एग्जेक्टिव के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो उससे क्या होगा, गवर्नेंस बेहतर होगी। तो फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बुनियाद तो ये। दूसरी जो है वो दैट इज़ इक्वालिटी, एवरी वन इक्वल बिफोर लॉ। हर कोई जो है वो लीगल तरीके के साथ भी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, लॉ प्रॉपर तरीके के साथ इम्प्लीमेंट हो, अमीर और गरीब में फ़र्क ना हो। वज़ीर आज़म जो है वो भी कानून के उतना ही जो है उसके ऊपर लागू हो जितना एक आम आदमी के ऊपर। इसी तरीके से इक्वालिटी को हम दूसरे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो ऐसा होना चाहिए कि अमीर और गरीब के दरमियान जो है वो क्लास डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट ना हो, बल्कि उसको कम किया जा सके, ताकि जो है ये ऐसा ना हो कि जो लोग ऊपर बैठे हैं पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिनके पास पावर है वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, जो निचला तबका है वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है और क्लास डिफरेंस जनरेट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इकनॉमिकली भी वो इक्वल हों। फिर नंबर 3 पे इक्विटी हो। तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, तमाम जो सिटीज़न्स हैं,
या तमाम प्रोविंसेस हैं किसी मुल्क के, उनको इक्वल फाइनेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जब बजट बने तो इक्वली ट्रीट किया जाए सबको। पाकिस्तान के अंदर जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि बाकी 3 सूबे तो बेहतर हैं, जबकि बलूचिस्तान के अंदर वो रिसोर्स नहीं दिए जाते, या आज से पहले, अब तो सी पैक है, उससे पहले उसको बहुत ज़्यादा जो है इग्नोर किया गया, उसको रिसोर्स नहीं दिए गए, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया गया, बल्कि उसकी जो गैस नेशनल सुई गैस है वो बाकी मुल्क के अंदर यूज़ होती रही, बलूचिस्तान को नहीं दी गई। तो इस तरीके से जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि इक्विटी होनी चाहिए। तो गुड गवर्नेंस तभी होगी जब इक्विटी होगी, फिर जस्टिस होगा। सोशल जस्टिस जब जो है वो होगा सोसाइटी के अंदर, तो फिर गुड गवर्नेंस की जाएगी। जनरल पब्लिक, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कोई अकाउंटेबल हो, सबको जस्टिस मिले। ये जनरल पब्लिक कोर्ट्स के अंदर, लीगल कोर्ट्स, पॉलिटिशियन जो हैं पार्लियामेंट और लीगल कोर्ट्स के अंदर, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो ओम्बड्समैन, फेडरल ओम्बड्समैन जो होता है उसके लिए अकाउंटेबल हों, सबको जस्टिस मिले। तो इस तरीके से फिर गुड गवर्नेंस होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है उसकी। ऑनेस्टी क्या है कि जनरल पब्लिक ऑनेस्ट हो अपने मुल्क के साथ, फिर पॉलिटिशियन जो होंगे वो अपने मुल्क और आवाम के साथ ऑनेस्ट हों। जब वो ऑनेस्ट होंगे तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बजाय आवाम के और मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हो, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जिसके तहत जो है वो अकाउंटेबिलिटी की जा सके, आवाम जो है वो अकाउंटेबिलिटी कर सकें एडमिनिस्ट्रेशन की, एग्जेक्टिव की, गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल लोगों की। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये फाउंडेशंस बनती हैं किसकी, गुड गवर्नेंस की। इन बुनियादों के ऊपर एक अच्छी गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस कर सकती है। अच्छा, ये थी फाउंडेशंस गुड गवर्नेंस की। अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट चीज़ है, दैट इज़ स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस की क्या हालत है, या कितनी अच्छी गवर्नेंस हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बड़ी वीक है। अकाउंटेबिलिटी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा वीक है। जो टॉप लेवल पे पॉलिटिशियंस हैं या बाकी लोग हैं, उनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। करोड़ों अरबों रुपए लोग करप्शन करके मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, जबकि गरीब जो है वो अदालतों के चक्कर लगाता है या सज़ा। फिर पुअर प्लानिंग है, प्लानिंग ऐसी की जाती है, गवर्नमेंट्स ऐसी प्लानिंग करती हैं जो पॉलिटिकल गेंस के लिए हों, ना कि अवाम के या मुल्क के इंटरेस्ट के लिए हों। तो प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। फिर फ्लॉड फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सही नहीं होती। पैसा रॉन्ग एवेन्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट्स लगाती हैं अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए, ऐसी जगहों पर नहीं लगाती जिससे क्या हो कि अपने रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज बनाए जा सकें, या फिर जो है वो टैक्स के सिस्टम को अच्छा नहीं किया जाता जिससे इनकम जनरेट हो। तो फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी फ्लॉड है, जिसकी वजह से फिर हम लॉन्स और बेल आउट पैकेजेस के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल डीके है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर सही तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल सही नहीं होते, फिर बार बार अदालतें उसके लिए सुओ मोटो लेती हैं। इसी तरीके से स्कूल, कॉलेजेस और जहाँ जहाँ पर काम किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर वो डिके हो रहे हैं, तो वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं है। फिर करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। रिसेंटली भी पता चला कि पाकिस्तान 7 पॉइंट्स मज़ीद ऊपर चला गया करप्शन में। फिर लैक ऑफ कंट्रोल ओवर मोनोपलीज एंड कार्टल्स, हम देखते हैं चीनी माफिया है। अभी करंटली पाकिस्तान के अंदर क्या है, चीनी 80-85 से 120-25 पे चलेगी। ये कब हुआ? क्योंकि कार्टल्स हैं, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही, मोनोपलीज हैं, तो बैड बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए उन लोगों ने सारे काम किए। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नेशनल लेवल के जो काम होने चाहिए वो नहीं हो सकते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से। अच्छा, नो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जब ये नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें मसला होंगी, मुल्क की माशी हालात ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी नहीं है। अच्छा, अब 7 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान बाय डॉक्टर इशरत हुसैन ने बताए। डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी बुक के अंदर कुछ 7 चीज़ें बताई, पिलर्स बताए, जो कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए हो सकती हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा कि द पार्लियामेंट्री कमेटी, कि PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट की बेस के ऊपर एग्जेक्टिव को जब अच्छे तरीके से अकाउंटेबल करेगी, तो उससे क्या होगा, करप्शन रुकेगी और वो एग्जेक्टिव अपना काम सही करेगी और फिजिकल अकाउंटेबिलिटी होगी उनकी। फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इस तरीके से ऑडिट करे कि करप्शन को हाईलाइट करे, जहाँ जहाँ पर पैसे की मिसमैनेजमेंट हुई है वो हो, और फिर ये इंडिपेंडेंट हो, इसको इंडिपेंडेंस दी जाए ताकि
जो है वो अच्छे तरीके से ऑडिट हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट किया जा सके, वो फिस्कल अकाउंट वो जो है चीज़ें जैसे कि पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसी है, इन्फ्लेशन है, ये चीज़ें खुद इंडिपेंडेंटली जो है वो कर सके, सेट कर सके, गवर्नमेंट उसको ना दबाए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इंडिपेंडेंट किया जा सके, रिफॉर्म्स करे ताकि टैक्स कलेक्शन हो। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिपेंडेंटली हो, जर्नलिस्ट को बजाय सेलेक्ट करने के बजाय उन लोगों को सेलेक्ट करे जो कि किसी हर फील्ड के लोग हों। फिर ओम्बड्समैन को इंडिपेंडेंट किया जा सके ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं उनको वो अकाउंटेबल ठहराए और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके मुल्क की। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब रिफॉर्म्स होंगी उसके लिए, तो मुल्क के अंदर जब इलेक्शन के बाद जो रिगिंग का मसला शुरू होता है तो वो नहीं होगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जा सकें। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस बेहतर हो सकती है। फिर सजेशंस हैं कुछ, जैसे अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो, लेजिस्लेशन की जाए जिससे अवाम की हालत बेहतर हो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जा सकें। जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगी तो उससे क्या होगा कि इंस्टीट्यूशनल डिके नहीं होगा, लेजिस्लेशन अवाम की हालत को इम्प्रूव करने के लिए हो, अकाउंटेबिलिटी हो टॉप टू बॉटम, वज़ीर-ए-आज़म से लेकर नीचे हर बंदे तक। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है अवाम जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, मैनुअल सिस्टम को ख़त्म करके, ताकि मज़ीद जो है वो चीज़ें बेहतर हों। डिजिटलाइजेशन होगी जब, तो उससे क्या होगा, ऑनलाइन सिस्टम होगा, जैसे एफबीआर हुआ, नादरा हुआ, इकॉनमी को डिजिटलाइज करने की तरफ देखा जाए। तो इससे क्या होगा कि फ़िस्कल जो है वो टैक्स कलेक्शन सही होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मुल्क के पास पैसा आएगा और इम्प्रूवमेंट होगी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टैक्स कलेक्शन के लिए और करप्शन को और वाइट कॉलर क्राइम वगैरह को कम करने के लिए। मीडिया फ्री होगा जो कि एक फ्रीडम बुनियादी फंडामेंटल है गुड गवर्नेंस का। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बजाय, जो कि क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती हैं, तो उसके बजाय मुल्क के इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। मेरिटोक्रेसी आएगी तो करप्शन ख़त्म होगी और डिक्टेटरशिप और ये कुछ लोगों के हाथ में जो और या जो पावर होती है वो ख़त्म होगी, और या नाअहल लोग जो सीटों पर बैठ जाते हैं वो नहीं होगा। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान कंसेंसस होगा तो नेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं, जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो सकेंगे। तो इस तरीके से कुछ सजेशंस हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा सकता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।